सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। भाई नेहा, हम्म, प्रश्न पूछो। पूछिए। मुझे लगा तुम कहोगी कि नहीं शुरुआत क्यों प्रश्न से करनी है। नहीं, शुरुआत अगर प्रश्नों से होगी तभी इसके जवाब सोचने पड़ेंगे हमें। और परीक्षा की घड़ी तो आ ही चुकी है। हाँ बिल्कुल। यही प्रश्न पूछना था कि क्या कभी ऐसा हुआ कि परीक्षा हॉल में बैठे हुए जब सामने आया प्रश्न पत्र तो यूं लगा कि मानो वो पूरा गोल गोल घूम रहा है। हाय, ये प्रश्न कहाँ से आए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि ये किताब, ये वाली किताब कौन सी थी जिसमें से ये सारे सवाल आए हैं? क्योंकि ये वाली किताब तो हमें पढ़ाई नहीं गई थी, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया था सर ने, और ये तो मैम ने बताया ही नहीं था। इस तरह के जो सब बातें होती है, जो जुमले होते हैं, वो सब याद आते हैं परीक्षा में प्रश्न पत्र सामने आने के बाद। बिल्कुल। तो उन दिनों को याद करते हुए जरा याद किया जाए कि जब परीक्षा में छूटे थे पसीने प्रश्न पत्र को देखकर। याद किया जाए। हमारे श्रोताओं ने याद करना शुरू भी कर दिया और बहुत सारे, हमें तो इस बात की खुशी है कि हम अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके पसीने छूटे थे। बहुत से हमारे साथी हैं जो हमारे साथ हैं इस मामले में कि परीक्षा में पसीने उनके भी छूटे। भाई, जब परीक्षा के दिन हैं और पसीने छूटने लगे तो ये समझ लीजिए कि पूरे साल हमने सुस्ती में निकाले हैं। पूरा जो साल है बिना पढ़ाई करते हुए आलस में या सुस्ती में निकाला है। बिल्कुल। देखिए ना, गर्मियों में सुस्ती भी आती है और गर्मियों में परीक्षा भी आती है। तो दोनों चीजें एकदम आपस में मिली जुली रहती हैं और उसी वक्त हमें याद आता है कि इतनी सुस्ती नहीं करनी चाहिए थी और क्या क्या नहीं करना चाहिए था। तो दूर भगाएं सुस्ती। इसके बारे में हम बताएंगे आज, और इसके सुस्ती दूर भगाने के लिए क्या किया जाए। भाई, ये कई सारी चीजें हैं। अपने मन को बहलाया जाए, वो किया जाए जो आपको अच्छा लगता है, और कहीं घूमाया जाए। हाँ, कहीं घूमने जा सकते हैं। इसलिए हम ले चलेंगे सभी को घुमाने के लिए पुणे, और सब वहाँ घूमेंगे और क्या क्या जगह हैं अच्छी अच्छी वहाँ घूमने की, ये हम बताने वाले हैं हमारे सभी साथियों को। बिल्कुल। और साथ ही नेहा चर्चा करेंगे, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं, तो इसीलिए हम चर्चा करने वाले हैं महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की। जी। और अगर हमारे पास आर्थिक स्वावलंबी हम रहेंगे तो हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं और हमारे पसीने नहीं छूटेंगे उस वक्त। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहती हो नेहा, शुरुआत गीत से करें या स्वावलंबन की कुछ बातें कर लें? स्वावलंबन की कुछ बातें करनी चाहिए, क्योंकि जब धन की बात होती है, आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात होती है, तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि किस तरह से अपने पैसों को हम बचा सकते हैं और किस तरह से उसे एक अच्छी जगह पर हम निवेश भी कर सकते हैं या कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस ओर, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी अनजान है या इस ओर वो ध्यान ही नहीं देती। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने से एक अलग आत्मविश्वास आता है। और आमतौर पर अगर देखें तो पहले जब कामकाज में सक्षम, घर के कामकाज में जो सक्षम थी महिलाएं, वो भी आर्थिक रूप से निर्भर रहती थी घर के किसी भी सदस्य पर। बिल्कुल। आमतौर पर जो घर में जो पैसे कमाते हैं उन पर निर्भर रहती हैं। कुछ भी अगर उन्हें चाहिए तो वो उनकी ओर देखती हैं कि भाई अगर कुछ पैसे मिल जाए तो वो अपने मन की कुछ चीजें ला सकें, या कई बार उन्हें लगता था कि रहने दो, इसके लिए क्या पैसे, कितने पैसे हम मांगे, तो इसलिए वो उन्होंने बिल्कुल अपने मन को मार लेती थी वो। बिल्कुल। लेकिन समय बदला है तो समय के साथ साथ ये जो स्थिति है इसमें भी बदलाव आया है। तो अब ये कहा जाए कि तकरीबन हर परिवार में एक महिला ऐसी होती ही है जो बाहर काम करती है। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। कुछ महिलाएं जहां दफ्तर जाती हैं तो वहीं कुछ महिलाएं घरेलू उद्योग के जरिए या अपने शौक को ही उद्योग बनाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन चिंताजनक बात ये है आकांक्षा कि जब अक्सर जो कमाने वाली महिलाएं हैं उनकी आमदनी का बहुत कम हिस्सा या ना के बराबर जो हिस्सा है वही उन्हें मिल पाता है। उनकी जो कमाई है वो किसी तरह से वो अपने उपयोग में नहीं ला पाती हैं उस तरह से।
और अगर शिक्षित और पूरी तरह से कामकाजी महिलाओं की अगर हम बात करें, तो भी उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा वो घर के किसी दूसरे सदस्य को दे देती हैं और उनके अनुसार वो उसे निवेश करती हैं। तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता कि निवेश करने की जो ज़रूरी समझ होनी चाहिए, उसके बारे में अगर हम ये कहें कि अब तक बहुत सी महिलाओं ने कदम उस ओर नहीं बढ़ाया है कि किस तरह से उन्हें निवेश करना चाहिए अपना कमाया हुआ पैसा। बिल्कुल। और वहीं जो निवेश कहाँ करना है, किस तरह करना है, इस बात की थोड़ी-सी भी समझ रखती हैं, उनमें एक अलग आत्मविश्वास नज़र आता है। बिल्कुल। भई महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन में न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आता है, बल्कि उनकी जो कमाई है, उसका वो कहाँ निवेश करना है, उसकी अच्छी समझ होना, इस चीज़ को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो पहले हम सुन लेते हैं गाना और उसके बाद फिर बताएंगे कि इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। चलिए। भाई तो नेहा, इन हम जो मस्ताने पंछी हैं, उनको खुले गगन में उड़ने के लिए स्वावलंबी होना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो हम महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की बात कर रहे थे, तो ज़रूरी ये है कि भाई बचत की आदत तो सभी में होती है, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे घरेलू महिला हो, कुछ न कुछ हिस्सा पैसों का बचाना सभी में एक आदत होती है। लेकिन सिर्फ बचा के रखना ही काफी नहीं होता। अपनी बचत को उचित जगह निवेश करना भी
उसकी जानकारी रखना भी उतना ही ज़रूरी है। भाई बुजुर्गों ने ही कहा है ना कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। हाँ, अगर पैसों से पैसा नहीं कमाएँगे तो कोई मतलब नहीं, अगर आपने ₹100 रखा है और वो 100 का 100 ही रखा हुआ है, तो वो 100 ही बना रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आपको निवेश की सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं कि अपने पैसे को कहाँ अच्छी जगह पर हमें निवेश करना है, उसे सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं खुद सीखने के लिए? बिल्कुल, तो जिस भी व्यक्ति की सलाह पर हम जो महिलाएँ बचत करती हैं, वो जहाँ निवेश करती हैं किसी की सलाह पर, तो किसी ख़ास जगह निवेश करने का कारण पूछें, ताकि आपको इस बारे में कुछ जानकारी मिले कि भई अगर वो उनकी बचत के पैसे किसी विशेष जगह पे निवेश किए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, साथ ही अपने निवेश किए हुए धन की पूरी जानकारी तो रखें, साथ ही साथ समय-समय पर उसकी जाँच भी करें। ये भी देखें कि कितने प्रतिशत की दर से वो बढ़ रहा है। तो इससे आपको जानकारी रहेगी कि हाँ, हमने जो ये निवेश किया है, इसमें हमें 5% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, 11% मिल रहा है, कितना मिल रहा है? तो इससे बिल्कुल। भी पता रहेगा कि कहाँ निवेश करने से आपकी जो कमाई है या बचत है, वो बढ़ रही है ज़्यादा। जी। और शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करें। जैसे कुछ काल्पनिक शेयर हम खरीद सकते हैं, यानी कि अगर हमें लगता है कि अमुक शेयर लेना चाहिए हमें और पैसे खो देने से भी हमें डर लगता है, तो इसका एक सीधा उपाय ये है कि उस निश्चित रकम के शेयर को एक कॉपी पर लिख लें और इसके लिए मतलब ये हम वाकई निवेश ना करें, बल्कि काल्पनिक निवेश के तौर पर इसे देखें और समय-समय पर जाँचते रहें कि उस शेयर से कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि बिना पैसों का जोखिम लिए शेयर बाज़ार की जो समझ है, वो थोड़ी बहुत आ ही जाएगी। बिल्कुल, मतलब हमें ये देखना है कि अगर हमने 5 शेयर इसका लेना चाहते हैं, लेकिन हम जिनकी मदद से शेयर लेते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं आपको इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं लेना तो चाहिए, तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि हमने 5 शेयर इतने रकम के दर से ले लिए हैं। और उसके बाद आप जाँचिए कि आप 1 महीने के लिए अगर पैसे लगाए थे या 6 महीने के लिए लगा रही थी, तो आप उसे समय-समय पर जाँचते रहिए और ये देखिए कि आपका ये निर्णय सही होता या गलत होता। हाँ, ये उसमें उसके दर में वृद्धि हुई है या वो घटता गया है। और अपने निवेश के स्थान को भी जानें, उनका भी इस तरह से अध्ययन करें। जैसे इस ओर ध्यान देंगे हम कि तो ये जो बात है अपने आप ही हमें पता चलने लगे कि अपनी कमाई हम कहाँ निवेश करना चाहती हैं। और इसके बाद अगर आपको ये विषय नहीं लुभाता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मन नहीं करता इस बारे में समझने का कि भई निवेश कहाँ करना है, क्या करना है, हमें तो नहीं आता, आप कर दो। तो इस तरह से आप किसी को नियुक्त तो कर सकती हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि आप समय-समय पर ये पूछते रहिए कि कहाँ निवेश किया गया, उससे कितने पैसे बने, या जाँचते रहिए अगर आपके पास कुछ जानकारी है, मोबाइल सभी चलाते हैं तो मोबाइल पर ये जानकारी अक्सर उपलब्ध होती है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो निवेश किया गया उसमें कितना लाभ हो रहा है। पूरी तरह से अनजान बनकर ना बैठें, निवेश के लिए किसी व्यक्ति को आप चुन सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपनी जानकारी भी रखिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी मेहनत के पैसे हैं, उसके बारे में जानना आपका अधिकार है। और जब निवेश का आप निर्णय लें, तो अलग-अलग आपकी जो बचत है, उसे एक ही स्थान पर निवेश न करते हुए अलग-अलग जगहों पर निवेश करें। एक रकम का बड़ा हिस्सा आप किसी सुरक्षित योजना में लगा सकती हैं। उसके बाद शेयर में लगा सकती हैं। मतलब अपनी जो सारी कमाई है वो एक ही जगह न डालते हुए उसे बांट दें। बिल्कुल, जैसे कहा गया कि शेयर मार्केट जो है वो उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी भी शेयर बहुत उछाल आ जाता है, कभी बहुत नीचे हो जाते हैं, जैसे कि हम अगर समाचार में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं तो। लेकिन इस वजह से आप ये नहीं सोचिए कि आप उस ओर कुछ भी निवेश नहीं करेंगे। सुरक्षित निवेश यानी कि बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे स्कीम हैं, सरकार की ओर से चलाई हुई स्कीम्स भी हैं, बिल्कुल, जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ज़्यादा दर में ब्याज दिया जाता है महिलाओं को उसमें। जैसे कि मान लीजिए अगर आम व्यक्ति बाकी व्यक्तियों के लिए 3% अगर हो ब्याज, तो महिलाओं के लिए, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर हम प्रतिशत बता रहे हैं, तो महिलाओं के लिए कभी 5% होता है। हाँ, थोड़ा बढ़ के मिलता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए वो थोड़ा और बढ़ के होता है। तो उनके लिए एक अलग सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि आय कर में भी जिस तरह से महिलाओं को एक अलग आरक्षण कह सकते हैं, छूट दी जाती है, उस तरह से बचत के लिए भी छूट दी जाती है। बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस में कई योजनाएं हैं, साथ ही साथ जहाँ पे आपका
खाता है, उस बैंक में भी आप पता कर सकती हैं। वहाँ पे भी कई योजनाएँ महिलाओं के लिए रखी जाती हैं और साथ ही अगर आप एफडी फिक्स्ड डिपॉज़िट करवाना चाह रही हैं जी। या रिकरिंग डिपॉज़िट करवाना चाह रही हैं, तो उसमें भी जो रेट रहते हैं इंटरेस्ट के, जो ब्याज की दरें रहती जी। हैं, वो महिलाओं के लिए अलग होती हैं। बिल्कुल, और कई जगहों पर इस तरह से भी होता है कि जैसे आप बड़ी-बड़ी रकम आपको एक साथ लगाने में हो सकता है आपको कुछ पैसों की कभी भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे घरेलू उद्योग की बात है तो उन्हें कभी भी पैसों की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे अगर आपका कोई उद्योग है तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसी जगहों पर निवेश कीजिए जहाँ से आपको एक ही दिन के अंदर पैसे वापस मिल जाएँ। अगर आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी वो पैसे अगर आपने उसे तोड़ा तो आपको एक कम ब्याज की दर मिलती है, वक़्त के हिसाब जी। से वो देखा जाता है, लेकिन आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर में वो पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा भी आप निवेश हाँ, कर वो सकते पैसे हैं। अटके नहीं रहते। हुँ। और हमारे जो कुछ साथी हैं हाँ। वो भी यही कह रहे हैं कि महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन बहुत आवश्यक है, जिससे वो आर्थिक रूप से तो मजबूत बनती ही हैं, साथ में परिवार के लिए एक दृढ़ स्तंभ का काम करती हैं। पारिवारिक जीवन में उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए दोनों यानी पति-पत्नी को आर्थिक सहायता देना चाहिए, यानी एक दूसरे को सहायता देते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हमारे साथियों ने कही है, और बहुत से साथी हैं जो इस बारे में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब महिलाएं पीछे नहीं रही, वो भी कमाती हैं और इस तरह से उन्हें आर्थिक स्वावलंबी बनना चाहिए। तो इसी बात पर एक गीत। हुँ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मेरे जीवन में चमका सवेरा, मिटा दिल से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, वो यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। दिल ये चाहे बहारों से खेलूं, गोरी नदिया के धारों से खेलूं। चांद सूरज सितारों से खेलूं, अपनी बाहों में आकाश ले लूं। बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
इसी तरह का आज़ाद वाला जो एक मन में भाव आता है, हुँ। जब हम आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वावलंबी हो जाते हैं, तो मन में आ जाता है। बिल्कुल, जो हमारी इच्छा हो, मतलब हुँ, कहीं बाहर घूमने जाना हो या अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना हो, हुँ। तो एक खुशी रहती है कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, और हमारे साथी कहते हैं, महिला में आर्थिक स्वावलंबन की बात होती है तो इतना ज़रूर है, आजकल महिलाएँ और उनके अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं, पहले सी बात अब नहीं है। स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है हर किसी का, वो चाहे पुरुष हो या महिला। निडरता, निर्भीकता और आत्मविश्वास आ जाता है जब आर्थिक रूप से कोई स्वतंत्र और स्वावलंबी रहता है। बिल्कुल सही बात। और एक साथी और कह रहे हैं कि महिलाओं का आर्थिक विकास और स्वावलंबन केवल उनके हित में ही नहीं, बल्कि ये उनके परिवारों में सुख शांति लाने में कारगर होता है। ये सत्य है, नारी के लिए भी उसकी आर्थिक शक्ति सर्वोपरि है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त नारी अपने जीवन में अपने प्रकृति प्रदत्त और सामाजिक शिक्षा से प्राप्त सारे गुणों की अभिव्यक्ति और अभ्यास कर सकती है। आज नारी शोषण की एक बड़ी वजह उनकी आर्थिक कमजोरी है। खूब मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर महिलाएं अपनी मेहनत की मालिक नहीं हैं। हुँ। वही हमारे एक और साथी का कहना है, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। जो महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, वो अपनी शिक्षा गुणों को बहुत अच्छे से उपयोग कर पाती। ये बात 100% सत्य है कि जो महिलाएं जिस भी क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई हैं, उससे पहले वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। आर्थिक स्वावलंबन से महिला का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही परिवार और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ जाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, स्वयं निर्णय ले रही हैं और देश के विकास में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। मेरे विचार से एक महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही चाहिए। तो बहुत ही इनके सही विचार हैं, अच्छे विचार हैं। कुछ ऐसे ही विचार हमारे भी हैं और हमारे बाकी साथियों के भी होंगे। तो इनको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं हुँ। और चलते हैं पुणे की सैर, यानी पूना शहर की सैर करते हैं। तो पुणे शहर में अगर हम घूमने जाएं तो महाराष्ट्र के लोकप्रिय स्थलों में से एक है पुणे, जो कि मुला और मूथा नदियों के तट पर स्थित है। ये शहर मराठा शासक शिवाजी ने पुणे में अपना जीवन बिताया है। पुणे का लाल महल शिवाजी के पिता शाहजी ने बनवाया था और यहीं शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई लंबे समय तक रहीं और पहले पुण्य नगरी के नाम से जाना जाता था पुणे को। घूमने लायक तो कई जगह हैं यहाँ आकांक्षा, सांस्कृतिक विरासत भी है और शैक्षणिक संस्थान तो बहुत है। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। बिल्कुल, पुणे के दर्शनीय स्थलों की अब अगर बात करें नेहा, तो यहाँ का शनिवार वाड़ा बेहद प्रसिद्ध है और दर्शनीय भी है। सन 1730 में इस हवेली की नींव शनिवार को रखी गई थी, इसीलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। साल 1828 में आग से नष्ट होने के बाद इसके जो अवशेष हैं, उसमें 5 दरवाजे और 9 गढ़ हैं। इनमें से जो मुख्य द्वार है उसे दिल्ली द्वार कहा जाता है। अन्य द्वारों के नाम मस्तानी, अली बहादुर दरवाजा, खुदी दरवाजा, गणेश दरवाजा और नारायण दरवाजा है। यहाँ घोड़े पर बाजीराव की मूर्ति भी है। यहाँ 1 घंटे के लाइट और साउंड शो का पर्यटक आनंद ले सकते हैं। और पुणे में स्थित शिवनेरी किला यहाँ की सबसे खास जगह माना जाता है। इसे शिवाजी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। ये किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर है और इसे देखने के लिए 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है। इस किले से शिवनेरी पहाड़ पर स्थित अन्य किलों को भी देखा जा सकता है। वैसे इस किले के अलावा 4600 फीट की ऊंचाई में स्थित राजगढ़ किला भी पर्यटकों को बेहद लुभाता है। यहाँ जाने के लिए शानदार ट्रैकिंग का अनुभव भी किया जा सकता है। किला बहुत ऊंचाई पर होने के कारण आमतौर पर जो लोग ट्रैकिंग करके वहां जाते हैं तो रात भर वहीं रुकते हैं। वहीं शिवाजी के लालन पालन का स्थान लाल महल, लाल ईंटों से बनी संरचना है। पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित सिंहगढ़ किला पुणे के दर्शनीय स्थलों में से बेहद खास माना जाता है। यहाँ हरियाली है, सुंदर झरने हैं और देखने लायक, मतलब दूर दूर तक जो फैली हुई हरियाली है वो आपको शांति की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, और पुणे के निकट स्थित पश्चिमी घाट प्रकृति की एक अनोखी शोभा दिखाते हैं। इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी स्थान मिला है। यहाँ तक आने का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो खास आकर्षण पैदा करता है। पहाड़, घने जंगल, लुभावनी घाटी और फूलों की विस्तृत श्रृंखला एक बेहतरीन दृश्य उत्पन्न करती है। बिल्कुल, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला आगा खां पैलेस भी पुणे में ही स्थित है। यहाँ 1942 से 1944 के बीच महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई को बंदी बनाकर रखा गया था। सुल्तान मोहम्मद आगा खां तृतीय ने इसे साल 1892 में बनाया था और अब ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के स्मारक के तौर पर लोगों के सम्मान का प्रतीक है।
और ऐतिहासिक स्मारकों की अगर बात करें तो ये तो हमने बता दिए। जी। लेकिन पुणे में और कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि पुणे का दगड़ूशेठ गणपति मंदिर तो एक अलग ही मान्यता रखता है। बिल्कुल। चतुर्श्रृंगी देवी मंदिर है, एक पहाड़ी मंदिर है ये। यहाँ पहुंचने के लिए कम से कम 100 से अधिक कदम चलना पड़ता है, यानी चलने फिरने की अच्छे से तैयारी करके जाएं। हाँ। और झील के बीच सारसबाग गणेश मंदिर एक अनोखा आकर्षण पैदा करता है। वहीं पार्वती हिल में प्राचीन मंदिरों का घर है, जैसे ये यहाँ के 4 मंदिर शिव, विष्णु, गणेश और कार्तिकेय के हैं, जो 17वीं शताब्दी में बने हैं। इनके अलावा यहाँ संग्रहालय भी हैं, जिसमें पुरानी पांडुलिपियां, तलवारों, बंदूकों, सिक्कों और चित्रों के संग्रह को देखा जा सकता है। साथ ही पुणे में राजा दिनकर केलकर संग्रहालय भी है, जो पर्यटकों में खासा लोकप्रिय है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ लगभग 21,000 से भी अधिक विभिन्न युगों, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए चीजें रखी गई हैं। यहाँ कई तरह के लकड़ी की वस्तुएं, सिक्के, वस्त्र, हथियार, मूर्तियां और कई पेंटिंग्स, ये सब हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुणे जाकर सिर्फ संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक और किले ही देखने मिलेंगे, तो आपको ये बता दें कि और भी कई मनभावन चीजें यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि पेशवा उद्यान एक ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों की कई किस्में मिलती हैं। इस चिड़ियाघर के अंदर प्राचीन गणेश मंदिर है, साथ ही बच्चों के खेलने की जगह और टॉय ट्रेन भी है, जो बच्चों को खासी लुभाती है। और इसके अलावा पुणे के अन्य लुभावने स्थल हैं पातालेश्वर गुफा मंदिर, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, कटराज सर पार्क, शिंदे छतरी। और यहाँ पहुँचना, पुणे तक पहुँचना बेहद आसान है। यहाँ सड़क, हवाई मार्ग और रेल मार्ग तीनों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। और मानसून हो चाहे सर्दी, दोनों ही मौसम पुणे जाने के लिए बेहद उपयुक्त हैं। हाँ, और देखिए पुणे की बात करते करते ऐसा लग रहा है इतनी सारी जगह घूमना है, ट्रैकिंग में जाना है, 100 कदम चल के मंदिर तक जाना है, इतना कुछ करना है तो थक गए ऐसा लगता है। लेकिन देखिए अगर थक गए तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा रखिएगा अपने पास में, क्योंकि पुणे के आसपास इतनी सारी घूमने की जगह हैं, जो कि कुछ 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जैसी जगहों पर बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें घूमने की पर्यटन स्थल है, लुभावने दृश्यों वाले स्थल। हाँ, तो वहां भी आप बिल्कुल जरूर जाएं और हम आपको वहां ले जाएंगे अगले किसी दिन, क्योंकि हम तो भाई पुणे घूमते घूमते थक गए हैं। एक अंतराल लेने का मन कर रहा है। चलिए। तो अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो सखी, जब पुणे की बात हो रही है, बिल्कुल, तो क्यों ना ये गीत सुना दिया जाए। सुनते हैं। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सारी जिया से बारी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजा धुन झम झम झमाके झम तो नाच मन झम झम झमाके झम ये बाजा धुन झम झम झमाके झम तो नाच मन झम झम झमाके झम लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सज
पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा तो जोश से भरा ये गीत सुनने के बाद आकांक्षा सुस्ती भाग गई। सुस्ती भाग गई। वैसे सुस्ती भगाने के बहुत सारे उपाय हमारे साथियों ने भी भेजे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि गर्मियों का मौसम ही ऐसा होता है जिसमें सुस्ती आती है। जैसे कह रही है हमारे साथी, सुस्ती वाली गर्मी अब आ रही है, सच में सुस्ती घेरने लगती है। मैं तो कोई ना कोई पुस्तक पढ़ती हूँ, विविध भारती सुनती हूँ, सुडोको पहेली भरते हुए वो समय बिताती हूँ। बाकी घर में काम भी कम नहीं होते जिसको करके सुस्ती भाग ही जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई। नेहा, देखा जाए तो सुस्ती क्या है? मन का भ्रम ही तो है। ऐसा हमें लगता है, लेकिन मन चाहता है कि सुस्ती रहे, कुछ काम ना करना पड़े। वही हमारी एक और साथी कह रही है, सभी विषय कह रही सुस्ती भगाओ। वास्तव में सुस्ती वाला मौसम आ गया, दोपहर में खाने के बाद अब नींद आने लगती है। तो सखी सहेली के लिए सुस्ती को भगाने के लिए कुछ काम करती हैं, जैसे कि कपड़े तहक लगाना, फ्रिज का सब्जी वाला भाग की सफाई करती हैं, या थोड़ी देर टीवी देखती हैं, फोन पर बात करके आलस्य को दूर कर लेती हैं। तो मतलब अपने आप को और अपने दिमाग को ये व्यस्त रखती हैं। बिल्कुल भाई, सुस्ती के मामले में हमारी एक सखी का कहना है कि मुझे सुस्ती नहीं आती। मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती हूँ और व्यायाम करना शुरू कर देती हूँ। 5 बजे टहलना, रोजाना घर के काम में ही समय निकल जाता है। शाम को फिर व्यायाम। मेरा शरीर साथ नहीं देता है, इसलिए व्यायाम करना जरूरी है। सुस्ती दिखाऊंगी तो मेरा घर का काम कैसे चलेगा? सभी सामान अस्त व्यस्त बिखरे पड़े रहेंगे। वैसे भी विविध भारती पर खूबसूरत बेहतरीन गीत सुनने को मिले तो सुस्ती कैसी। वाह। और हमारे एक साथी का तो बिल्कुल अलग बात कहना, वो कह रहे हैं 2023 का एक नियम उन्होंने लिया है कि स्वयं शिष्टता का पालन करेंगे। स्मार्टफोन को बाय बाय कह दिया उन्होंने। हेल्थ बिगड़ने नहीं देंगे। रोज 4:30 बजे सुबह से 9 बजे रात तक कुछ ऐसा करेंगे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, ताकि उन्हें वजन कम करने का फायदा हुआ है। अच्छी पुस्तक पढ़ने से दिमाग चुस्त रहता है। रोज 100 मिनट के व्यायाम के नियम का भी वो पालन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के बहुत सारे नियम उन्होंने बनाए हैं। लेकिन सुस्ती दूर भगाना है। सुस्ती और आलस्य 2 चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन अक्सर इन्हें समझ लिया जाता है एक। बिल्कुल। वैसे नेहा, जो कहा जाता है कि आलस्य जो है वो हमारा दुश्मन होता है, और भाई आलस और सुस्ती में जो छोटा सा बारीक सा अंतर है ना, उसको समझना बेहद जरूरी है। आलस यानी किसी काम को टालने और देर तक पड़े रहने जैसी आदतों की बातें, जबकि सुस्ती में ये सारी चीजें अपने आप होती हैं। अब हम काम करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि शरीर साथ नहीं देता, और किसी तरह काम की शुरुआत कर भी ले तो बीच में ही थकान घेर लेती है। सुस्ती के देखिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, या भोजन का सही समय से ना होना, या बहुत सारा काम ले लेना, या उचित आराम न मिलना, या शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस करना। तो ये कारण तो हो सकते हैं सुस्ती के, लेकिन इसे भगाने के लिए क्या किया जाए? भाई कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे पर्याप्त रूप से नींद लें, और भाई अलार्म लगाया हो, अक्सर हम यही करते हैं, और अलार्म लगाया हो तो पहली बार बजते ही उठ जाएं। एक जो शोधकर्ताओं की शोध से पता चला है कि कई बार जब बार बार अलार्म बंद होता है तो मानसिक रूप से जो थकान है वो बनी रहती है। होता क्या है कि जब हम अलार्म बंद करते हैं तो हम तभी वापस नींद पूरी ले नहीं पाते। और जब तक हम नींद में फिर एक बार जा रहे होते हैं तो अलार्म फिर बजने लगता है। तो ऐसे में ये जो थकान है मानसिक रूप से, मतलब उठने के बाद दिन के पूरे 8-10 घंटे तक साथ में रहती है। तो यानी कि वो बार बार बंद करते रहने से अलार्म बजाय 5 मिनट की नींद लेने के हमारे 8 घंटे की जो दिमागी थकान के रूप में आ जाती है। और सुस्ती भगाने के लिए रोजाना व्यायाम भी करना चाहिए, जैसे हमारे साथी कर रहे हैं जिन्होंने बताया, वो भी करना चाहिए। लेकिन एक ही दिन में ढेर सारा व्यायाम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ा सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आपका शरीर उसका आदी होता जाएगा तो वो उस मात्रा को बर्दाश्त कर पाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमने 10 किलोमीटर चल लिए और फिर उसके बाद अगले महीने फिर हमने 1 तारीख को काम किया, क्योंकि हम बीच में बहुत ज्यादा थक गए एक ही बार में करके।
वही पर्याप्त और पौष्टिक भोजन के साथ-साथ सबसे ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन, जो हमें सुस्ती से बचा सकता है। जी। और समय पर भोजन करना और हुँ। उचित मात्रा में संतुलित भोजन करना, ये करके हम दिन भर काम के लिए ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। बिल्कुल, और संतुलित भोजन इसलिए कहा गया कि अभी गरिष्ठ भोजन अगर हम करते हैं, हुँ। तो पेट भी भारी-भारी सा लगता है और हम काम नहीं कर पाते हैं। और गर्मियों के दिनों की जो बात हो रही है कि भई स्वाद-स्वाद में ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना बिल्कुल, पड़ता शरीर है। अपने आप सुस्त हो जाता है। छोटे-छोटे अंतराल भी लेना चाहिए काम के बीच में, तो इससे भी ऊर्जा से हम भर जाते हैं। कई बार एक छोटी-सी नींद यानी पावर नैप जो कहते हैं ना कि 5 मिनट या 10 मिनट हम सो लिए, तो उससे भी हमें एक अलग ऊर्जा मिल जाती है। बिल्कुल सही बात। और अगर दिन भर सुस्ती बनी रहे, हुँ। शारीरिक रूप से आपको महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित होता है। कई बार शरीर में किसी खास तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है कि हमारा जो शरीर है, वो सुस्त हो। तो ऐसे में उचित इलाज से वापस स्फूर्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल, तो हम यही कहते हैं कि आपके पास से सुस्ती भाग जाए दूर और आप जिएँ भरपूर। हुँ। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हंसी का नाम तंदुरुस्ती, अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हंसी का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। आँख ना चुराओ, ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, न जाओ, आँख ना चुराओ, ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, हे न जाओ, आँख ना चुराओ, आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, अरे फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों
कर न जाओ, फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में। तीर मार गोरी, अरे हाँ चोरी चोरी, मेरा दिल निशाना बना यारो। तो सारी सुस्ती छोड़ दें क्योंकि आ गया है परीक्षा का वक्त। तो परीक्षाओं के समय में सुस्ती छोड़कर लग जाएं लगन से। वही ऐसा भी होता है ना नेहा कि साल भर जब हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब ऐसा अक्सर होता है कि भाई अभी परीक्षा को इतने दिन बचे हैं, पास में आने दीजिए तो पढ़ लेंगे, 2 ही तो चैप्टर है, इतने ही तो बचे हैं। और ये करके जब परीक्षाएं सर पर खड़ी होती हैं तब दिन में भी तारे दिखने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जो पढ़ा, जितना याद किया है, जितना पढ़ा है, वो भी सब गायब हो गया। और आमतौर पर परीक्षा के समय में टीवी में बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं तो ऐसा लगता है कि उस वक्त में थोड़ी देर के बाद देखते, थोड़ी सी देख रहे, ऐसे करते करते 1 फिल्म 2 फिल्म देख लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं। वैसे हमारे साथियों ने भी बहुत सारी ऐसी बातें भेजी जब पसीने छूटे थे इनके भी परीक्षा के दौर में। भाई नेहा तुमसे भी पूछेंगे, लेकिन हमारी एक साथी जो कह रही हैं, पहले उनके विचार जान लेते हैं कि अंग्रेजी का विषय बहुत कठिन लगता था मुझे। मैं अंग्रेजी के विषय में निबंध, आवेदन, थोड़ा बहुत व्याकरण याद करके जाती थी, प्रश्न उत्तर समझ में ही नहीं आता था। तो देखिए ऐसा हाल तो बहुत से लोगों का था। और हमारे एक साथी कहते हैं परीक्षा में पसीने न छूटे ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल इन्होंने पूछा है। हम सब कहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। हर किसी को परीक्षा के नाम से ही घबराहट शुरू हो जाती है, किंतु कितने ही घबराएं, परंतु परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। फिर वो परीक्षा पढ़ाई से संबंधित हो या जीवन से, हर किसी को इस परीक्षा रूपी भंवर से उबरना ही होता है। बिल्कुल, और खुद उबरना होता है। भाई परीक्षा शब्द की शुरुआत प अक्षर से होती है और पसीने की भी। वाह वाह। तो परीक्षा के नाम से चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, ठंड में भी पसीने छूट जाते हैं। हमारे साथी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब वो प्रश्न आ जाए जिसे इम्पोर्टेंट नहीं है समझकर याद नहीं किया होता। ऐसा ही हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में मेरे साथ हुआ। हमें हिंदी विषय में प्रेमचंद की कहानियां भी थी। कहानियां थी तो पूरी किताब पढ़कर रखी थी, फिर भी जिन कहानियों के आने के बारे में आश्वस्त था, हिंदी के पेपर में उनसे अलग आत्माराम कहानी आ गई। अब उसमें कहानी का नायक एक दोहा बार बार दोहराया करता है, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। पहले तो 2-4 मिनट सोचता रहा कि कहानी क्या थी, फिर ये सतगुरु वाला दोहा याद आ गया और कहानी स्वतः ही कॉपी पर उतरती चली गई। तो देखिए इन्हें अब तक याद है वो दोहा, और अच्छी तरह से पढ़ाई की जाए तो ऐसा याद रह जाता है। वैसे हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं 1985 सन में मेरठ शहर में इंटर कॉलेज में दूसरे साल का मेरा एग्जाम नागरिक शास्त्र का था, तो मेरी तैयारी नहीं थी और मैं पूरी तरह से प्रश्न पत्रों को देखकर ही घबरा गया था और पसीना छूटने लग गया था। लेकिन वो तो परेशानी का दौर था। उसके बाद भी वो एग्जाम सपने में कभी कभार अब भी मैं मानो कि एग्जाम देने पहुंच जाता हूँ, डर लगने लगता है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। वो सपने वाले जो परीक्षा के जो सपने आते हैं जी, वो जितने खतरनाक होते हैं उतने खतरनाक तो परीक्षा भी नहीं होती है क्योंकि उसमें या तो हमारे पास पेन नहीं होता, या पेंसिल नहीं होती, या कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कितना भी कोशिश करें, हम वो जो परीक्षा हॉल है उसके अंदर ही नहीं जा पाते। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो हमें पेपर नहीं देते, हमें पेपर देना भूल जाते हैं या सबसे आखिर में देते और कहते 5 मिनट बाकी। तो जो ये जो सपने की बातें नहीं होने की संभावना है, वो सब हो जाती है, वो सब सपनों में हो जाता है। और लेकिन कभी कभी सपनों से अलग अगर हकीकत की बात करें ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम याद करके कुछ और जाते हैं, मतलब तैयारी कुछ और करके जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है अरे आज ये विषय तो नहीं था। ऐसा एक बार हुआ था जब हम तैयारी करके गए थे, हिंदी विषय की तैयारी करके गए थे और आ गया था गणित का पेपर। वाह, या उल्टा हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि एक इत्मीनान वाली बात ये थी कि जिस विषय का पेपर उस दिन, जिस विषय की परीक्षा थी उसकी तैयारी हमने पहले से करके रखी थी। तो पसीने छूटे टाइम टेबल देख के, लेकिन पर्चा देख के पसीने नहीं छूटे। चलिए अच्छी बात है। और हमारे एक साथी कहती हैं कि जब परीक्षा में छूटे पसीने, किस्सा बीए का है। जब परीक्षा के बचे थे 4 दिन और कोर्स याद कर करके दिमाग का दही हुआ जा रहा था। रट्टा लगाते लगाते हालत बुरी, हल्का सा बुखार भी आ गया। थर्मामीटर लगाकर देखते कहीं ज्यादा तो नहीं।
99 से ऊपर गया नहीं। उस पर अध्यापिका ने 20 प्रश्नों वाली गाइड लेने का आदेश दे दिया और बोली, ये भी लेकर सब लोग याद कर लो। खैर लाए, याद करने में जुट गए। परीक्षा के सुबह लगा सब मिक्स हो गया, सब भूल गए। जब पेपर आया तो 1 मिनट उसे देखते रहे, फिर बस भगवान को याद किया और जो प्रश्न आते थे उन्हें पहले किया, जो कम आता था उसे बाद में किया। मजे की बात आया कि सारा गाइड से ही आया था, लेकिन पेपर देखकर पसीने छूट गए थे। हमसे नैन मिलाना बीए पास करके, हमसे नैन मिलाना बीए पास करके, हमसे पीठ लगाना बीए पास करके, हो बीए पास करके जी, बीए पास करके। बीए पास करके मोहे डिग्री दिखाओ जी, मोहे डिग्री दिखाओ। ये है बीए की डिग्री, गोरी गुस्से में ना आओ, गोरी गुस्से में ना आओ। अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ, अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ। जाओ ये है झूठी डिग्री, इसको कूड़े में फेंकाओ, इसको कूड़े में फेंकाओ। जाए भाड़ में ऐसा प्यार, तेरे ये नखरे हैं बेकार। हमको गुस्सा ना दिलाना बकवास करके, हमसे पीठ लगाना बीए पास करके, ओ बीए पास करके जी, बीए पास करके। बीए नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ इश्क में एमए पास। बीए नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ इश्क में एमए पास। ए जी तुम क्या जानो मिस्टर मजनू, दोस्त थे मेरे खास, अजीब उस्ताद थे मेरे खास। जंगल में तुम दोनों जाकर करो इकट्ठी घास, चले आए हो तुम अक्ल का सत्यानाश करके, हमसे पीठ लगाना बीए पास करके, ओ बीए पास करके जी, बीए पास करके। इश्क की हाय तूने कदर न जानी, डिग्री के पीछे तू तो हुई है दीवानी। इश्क की हाय तूने कदर न जानी, डिग्री के पीछे तू तो हुई है दीवानी। गुड बाय गुड बाय गुड बाय ओ मेरी रानी, मैंने मरने की है ठानी। मेरे बाल माना जाना दिल उदास करके, हमसे पीठ लगाना बीए पास करके, ओ बीए पास करके जी, बीए पास करके। हमसे नैन मिलाना बीए पास करके, हमसे पीठ लगाना बीए पास करके, ओ बीए पास करके जी, बीए पास करके। परीक्षा में पास होना कितना जरूरी है। हाँ, बेहद जरूरी है। और पास होने के लिए और परीक्षा का पर्चा देखकर या परीक्षा हॉल में आपके पसीने ना छूटे, इसलिए ये जरूरी है कि पूरे साल पढ़ाई की जाए। और ये एक खास बात और नेहा कि जब परीक्षाएं आती हैं तो बच्चों का पूरा ध्यान रहता है कि इस विषय की तैयारी करनी है, उस विषय की तैयारी करनी है, तो कई छोटी छोटी चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो माता पिता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चे परीक्षा के लिए निकल रहे हैं तो एक बार उनका बैग जरूर चेक करें, उनका हॉल टिकट जगह पर है कि नहीं, उन्होंने अपने बैग में रखा है कि नहीं। साथ ही साथ परीक्षा के लिए जरूरी जो सामान है, कंपास बॉक्स हो गया, कंपास बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सारी चीजें हैं या नहीं, एक बार देख लें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद ध्यान आता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, रबर है, अब परीक्षा के दौरान तो किसी से मांगा जा नहीं सकता, तो बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और हमारी साथी ने कहा है कि सन 1974 में इनकी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। पटना सिटी के एक स्कूल में सेंटर पड़ा था। उस समय बिहार में जेपी आंदोलन बहुत जोरों पर था। सभी छात्राएं
तन्मय होकर प्रश्न पत्र हल कर रही थी कि अचानक एग्जामिनेशन हॉल में कुछ लड़के और लड़कियां आती हैं और हम सभी से क्लासरूम से बाहर निकलने को कहते हैं। फिर टीचर बचाव करती हैं, बीच बचाव करती हैं, तभी वो हमारी कॉपियों को ले लेती हैं। फिर आगंतुकों और स्कूल प्रशासन से कुछ बात चलती है। फिर हमें क्लासरूम में बैठने दिया जाता है। हम अपने परीक्षा को देते हैं। इन कुछ घंटों के माहौल में हम सभी छात्राएं दहशत में आ गई और हमें सामान्य होने में समय लगा। ये तो बहुत ही अलग ही स्थिति हो गई और ऐसे में भी इन्होंने परीक्षाएं दी। ये तो बड़ी तारीफ बात के है। काबिल है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे मज़ेदार एक कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा में हमें कोई पसीने नहीं छूटते थे, क्योंकि परीक्षा में हमारी शिक्षिका ही हम सबको एक कागज़ में सवालों के जवाब लिखकर दे देती थी कि ये सब फटाफट लिख दो। ये तो बहुत भाई। अच्छी शिक्षिका हैं और इस तरह की शिक्षिकाएं सभी चाहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सारी चीजें बता दी जाएं। हाँ, लेकिन इसका लेकिन जब सारी चीज़ें बता दी जाएँगी नेहा, तो परीक्षा का मतलब क्या रहेगा? ये भी है। तो अरे बता देने और परीक्षाओं में जो चिट लेके आई जाती है वो सारी चीजें तो एक अलग ही अनुभव है। जब हम देखते हैं तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि किस किस तरह से जुगत भिड़ाई जा सकती है। नकल करने के लिए तो भाई नकल से काम नहीं चलता। परीक्षाएं देने के लिए अकल लगानी पड़ती है बिल्कुल। और मेहनत करनी पड़ती है, तभी परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। वरना आगे चलकर जब जीवन की परीक्षाएं आती हैं तो फिर उसमें मामला गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बात सन 1994 की है, जब मैं एक दिन पहले ही तो अजमेर में राजनीतिक विज्ञान लेक्चरर की परीक्षा देकर आई थी और दूसरे दिन मेरा एमएड का परीक्षा का एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था। परीक्षा हॉल में बैठने पर पेपर हाथ में आते ही पसीने छूटने लगे। कुछ याद ही नहीं आ रहा था, तैयारी नहीं थी, एक साथ 2 परीक्षा होने के कारण पढ़ाई हो ही नहीं पाई थी। अब क्या किया जाए? मन तो हुआ कि पेपर नहीं देते, लेकिन 3 घंटे से पहले क्लासरूम से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। काफी देर तक सोचते सोचते ध्यान आया कि विद्यालय में हम बच्चों को कैसे समझाते हैं कि परीक्षा में जैसा है वैसा लिखना, पर पेपर खाली मत छोड़ना। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हिम्मत करके प्रश्न पत्र पूरा हल किया, जैसा याद आया वो लिखा और रिजल्ट आया तो उस विषय में पासिंग मार्क्स आने से परीक्षा में मैं पास हो गई थी। बहुत खुशी हुई थी सबको। भाई तो लड़ते रहिए और जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी समझना है। अगर घबराए हुए मन से पर्चा लिखने बैठा जाए नेहा, तो आता हुआ जो चीजें आती रहती है ना, वो भी भूल जाती हैं। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते तो हैं, हम लिख सकते हैं, हमें पता होता है और जैसा हम सबको सिखाते हैं, ये कभी भी परीक्षा में जो उत्तर लिखने के लिए ना उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। जो आता है वो लिखना चाहिए। गीत वीत नहीं लिखने चाहिए, मगर लिखना जरूर चाहिए कुछ ना कुछ। विषय से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो लिखें और दिमाग को शांत करके ठंडे दिमाग से पर्चा हल करें। और 2-3 और भी बातें हमारे साथियों ने परीक्षा से संबंधित लिखी हैं हमारी इन्होंने। जैसे परीक्षा में साइंस और मैथ्स ऐसे विषय थे जिनसे मैं बहुत घबराती थी। कितना भी पढ़ते थे पर वो समझ ही नहीं आते थे। इनके पेपरों में तो मेरे हमेशा पसीने छूटते थे, ऐसा वो कह रही हैं। तो परीक्षा में रसायन का विषय और थ्योरी याद रहती थी, तो रासायनिक सूत्र याद नहीं आता था। बहुत कठिन विषय था मेरे लिए। भौतिक विषय में सबसे ज्यादा नंबर मिलते थे, हमारे एक साथी का कहना है। और हमारी एक साथी कहती हैं कि वो खुद एक शिक्षिका है और जब मेरे बच्चों की परीक्षा होती है तो मुझे उतनी ही घबराहट और उत्सुकता होती है जितनी तब होती थी जब मैं छात्रा थी। तो यानी कि शिक्षिका हैं, फिर भी उन्हें अपने बच्चों की परीक्षा में एक अलग सा अनुभव होता है, जैसा कि सभी को होता है। तो भाई परीक्षा है, परीक्षा के नाम से डर तो सभी को लगता है, लेकिन फिर भी जो पर्चे हैं उनको हल तो करना ही है और परीक्षा देनी है और पास भी होना है हमें। बिल्कुल। तो बिना डरे साल भर पढ़ाई करें और मेहनत करें, तो परीक्षा में जब पर्चा सामने आएगा तो कहते हैं ना, वो घबराहट वाली स्थिति नहीं होगी कि ये क्या है। बिल्कुल। निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और बहुत ज्यादा इसका अपने ऊपर असर ना होने दीजिए। अगर परीक्षा में पास हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाए तो दूसरे मौका हमेशा रहता है हमारे सामने और हम दे सकते हैं परीक्षा। लेकिन जो समय है वो मौका नहीं देता दूसरा, तो समय हो चला है। हम लेते हैं आपसे इजाजत। नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।